नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम सुपर टेट एग्जाम के लिए एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 1 पे डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बेसिकली शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी से। तो इंडियन ज्योग्राफी के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम लोग भारत के भौतिक भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसके द्वारा कहा गया। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसके द्वारा कहा गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईरानियों के द्वारा। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसके द्वारा कहा गया? ईरानियों के द्वारा। और अगर आपसे पूछे कि भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसके द्वारा कहा गया, तो भारत को सर्वप्रथम इंडिया जो है वो यूनानियों के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां स्थान। भारत का क्षेत्रफल के आधार पे विश्व में 7वां स्थान है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो हमें पता है कि विश्व में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है वो देश है रूस। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस। और अगर आपसे पूछें कि एशिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो एशिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है चीन। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.4%। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और यहां पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जी हां, ध्यान रखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अगला प्रश्न है कि भारत में अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.4 अक्षांश से 37.6 अक्षांश। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी कि यहां पे अगर हम लोग कहें तो यहां पे 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और भारत का जो विस्तार है वो 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो आपको पता है कि ग्लोब में बीच में भूमध्य रेखा होती है जो कि 0 डिग्री अक्षांश होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर हम लोग जाएंगे तो 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा है और 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे मकर रेखा है। ठीक है, तो भारत जो है वो कुछ यहां पर स्थित है। अगर आप ग्लोब में ध्यान से देखेंगे तो भारत जो है वो आपको मैप में यहां पर दिखेगा। तो भारत जो है वो भूमध्य रेखा से उत्तर में है, इसीलिए हम लोगों ने अक्षांश में यहां पे उत्तर का यूज किया है। तो भारत की जो पोजीशन है वो 8.4 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। अक्षांश रेखाओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो भारत का जो विस्तार है वो 68.7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब इसको भी अगर आप मैप से समझना चाहें तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर ऐसे करके हम लोगों ने इंडिया का मैप बनाया तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे जो है 68.7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और इसके बाद में 97.25 डिग्री जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड में इंडिया की पोजीशन जो है वो स्थित है। अगर आप इसको ग्लोब में देखना चाहें तो ग्लोब में आपको पता है कि ये बीच में जो रेखा है ये होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। इसके इस तरफ जाएंगे तो ईस्ट होगा और इसके इस तरफ जाएंगे तो वेस्ट होगा। तो भारत चूंकि कुछ यहां पर स्थित है तो इसलिए यहां पर 37 होगा भाई। 0 के बाद में 1 2 3 4 ऐसे करते करते जाएंगे
तब लास्ट में यहाँ पे 180 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 67.7 है, 68.7, और उसके बाद में यहाँ पर है 97.25, याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत का देशांतरी विस्तार ये हो गया। बाकी इस पे एक मैं आपको अभी जो है कंप्लीट क्लास करा दूंगा, जिसमें हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव क्लास दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको ये क्लास भी एक करा दूंगा आगे। आगे देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत जो है वो मैप में अगर आप देखोगे, ग्लोब में आप देखोगे, तो आपको उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में दिखेगा। तो भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंद्राकाल। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंद्राकाल है। एक बार मैं सभी के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, ये अपना मैप है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंद्राकाल है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंद्राकाल है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत के पास में आपने देखा होगा दो द्वीप समूह भी हैं, तो ये अंडमान निकोबार है। तो जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, और वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और वो है वलांगू, इसको किबिथु भी कहा जाता है। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है सरक्रीक, ये गुजरात में स्थित है। अब अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो अंडमान निकोबार जो है वो भारत की जो मुख्य सीमा है उससे नीचे स्थित है, यानी कि उससे भी साउथ में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। इसलिए जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो अंडमान निकोबार में है। अगर आपसे पूछें कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो याद रखेंगे वो है केप कैमोरिन। तो भारत का दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाए तो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो आंसर होगा केप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत की सीमा देखो 7 देशों से लगती है। भारत की सीमा जो है वो 7 देशों से लगती है। इसको याद करने की एक टेक्निक है, मैं आपको बता देता हूं, आप इसको याद कर लें। बचपन में एमबीए किया, ठीक है, ये टेक्निक है याद करने की। बचपन में एमबीए किया तो भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, उनके नाम आप इस तरीके से याद करते हो। तो बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, चा से हो जाएगा आपका चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल। तो ये बचपन हो गया, में खाली छोड़ देंगे। फिर म्यांमार, एमबीए के लिए देखें तो एम से क्या हो जाएगा म्यांमार, फिर उसके बाद में बी से हो जाएगा भूटान, और आपका ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो भारत की सीमा इन 7 देशों से लगती है, और ये आपका जो है सीमाओं का सीरियल भी है, सीमाओं का क्रम भी है। भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और भारत की सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो ये सीमाओं का सीरियल भी है। भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और उसके बाद में फिर अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो अभी मैंने आपको बताया। तो भारत की सीमा जो है लगती है कितने देशों से? भारत की सीमा लगती है 7 देशों के साथ। बचपन में एमबीए किया, उस ट्रिक का यूज करके आप उन 7 देशों के नाम जो है वो याद कर सकते हो। और आप ध्यान रखोगे कि जो भारत की स्थल सीमा है, भारत की जो स्थल सीमा है वो लगती है 7 देशों से। भारत की जो जल सीमा है तो वो भी लगती है 7 देशों से। और स्थल सीमा वाले देश मैंने बता दिए, एक बार मैं आपको जल सीमा वाले देश भी बता देता हूं। तो भारत के साथ जिनकी जल सीमा लगती है वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, और थाईलैंड है। ये 7 वो देश हैं जिनके साथ में भारत की समुद्री सीमा लगती है। अगर आपसे पूछें कि भारत की स्थल और जल सीमा, स्थल एवं जल सीमा, ये दोनों सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, तो 3 देश। 3 देश कॉमन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इनके साथ में भारत की स्थल सीमा भी लगती है, और इन तीनों के साथ में भारत की जो जल सीमा है वो भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपको पता होगा जो कर्क रेखा है, अगर आप मैप में देखोगे तो कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन से हैं उनको याद करने की भी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। आप याद करोगे मित्र पर
गमछा, झार। ठीक है, तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रा से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद में छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और उसके बाद में झार से आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, तो ये वो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है, अगर पूछे कि किस राज्य में है, तो आप याद रखोगे मध्य प्रदेश। कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा, जिससे पूरे भारत के समय का निर्धारण होता है, जो इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। भारतीय मानक समय जो रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको भी मैप में आप देख सकते हो इस तरीके से। भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है, जहां से पूरे भारत का मानक समय लिया गया है। वो 5 राज्य कौन कौन से मैं आपको नाम बता देता हूं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, और ओडिशा के बाद में आंध्र प्रदेश, ओडिशा के बाद में आंध्र प्रदेश। तो ये वो 5 राज्य हैं जहां से होकर भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जिससे पूरे भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान पर मिलती हैं? तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान पर मिलती है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान पर मिलती हैं, तो ये कर्क रेखा है और ये भारतीय मानक समय रेखा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। कहां पर? ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं कोरिया में। अब ये जो कोरिया है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित एक स्थान है। ये कोरिया छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखेंगे। तो जहां पर कर्क और मकर रेखाएं दोनों आपस में मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछा गया कितनी है, तो भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। देखो, आपको पता है कि इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है ईस्ट में, इसको हम लोग पूर्वी घाट बोलते हैं। वेस्ट में आपका अरब सागर है, जिसको हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं। और दक्षिण में आपको पता है कि दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। और 2 द्वीप हैं भारत के पास में, यहाँ पर अंडमान निकोबार और यहाँ पे है लक्षद्वीप। तो भारत की स्थल सीमा, यानी कि इस सीमा की बात की जा रही है, ये जो आपकी टोटल सीमा है, स्थल सीमा, ये है 15,200 किलोमीटर। अगर आपसे पूछें भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो समुद्री सीमा की जब लंबाई पूछेंगे या फिर तटीय सीमा की लंबाई पूछेंगे, तो इस पार्ट की बात हो रही है। और इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी हम लोग शामिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 7,516 किलोमीटर। और जब आपसे पूछा जाए भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, तो उसमें ध्यान देंगे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ देना है। मुख्य तटीय सीमा केवल इतनी है, ये वाली मुख्य तटीय सीमा। तो भारत की जो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है वो है 6,196 किलोमीटर। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200, भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,516 और भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6,196 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 15,200 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। भारत में सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। और भारत में दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में स्थित है, वैसे हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, तब आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यहां पर पूछा है, तब आपका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ में लगती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16। भारत के 16 राज्य हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है। ध्यान रखेंगे, पहले 17 राज्य थे, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अब भारत के 16 राज्य हैं जिनकी पड़ोसी सीमा लगती है पड़ोसी देशों के साथ में, और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 16 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा अब पड़ोसी देशों के साथ में लगती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के कितने राज्यों की तटीय सीमा है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 9।
भारत के 9 राज्यों की जो है वो तटीय सीमा है। अगर आप इंडिया का मैप ध्यान से देखेंगे इस तरीके से, तो सबसे पहले यहाँ पर महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद में गोवा है, गोवा के बाद में कर्नाटक है और उसके बाद में केरल है। तो महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल, ठीक है। तो ये वो राज्य हैं जो समुद्र के किनारे आपके स्थित हैं। और महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात भी है, महाराष्ट्र के ऊपर क्या है, गुजरात। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य हैं भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट में, जो कि समुद्र के किनारे स्थित हैं। पूरब में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो ओडिशा, और ओडिशा के ऊपर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो 4 राज्य हैं आपके पूरब में जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, यानी कि कुल आप कह सकते हो कि 9 ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि समुद्र के किनारे स्थित हैं, जिनकी समुद्री सीमा है। याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और बता देता हूं। देखो, जो गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं काठियावाड़ तट। जो गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक का पार्ट है, इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। जो महाराष्ट्र से लेके आपका गोवा तक का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। गोवा से लेके कर्नाटक तक का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं केरला तट। और कर्नाटक से लेके जो केरल तक का पार्ट है, इसको बोलते हैं मालाबार तट। तो ये भी याद रखेंगे, पूछ लेते हैं एग्जाम में। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। और जो आपका उड़ीसा से आंध्र प्रदेश का पार्ट है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। और वेस्ट बंगाल से लेकर उड़ीसा तक का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्कल तट। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है वो भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। और इसके अलावा एक सीमा रेखा और है मैकमोहन। तो मैकमोहन जो है वो भारत और चीन के मध्य में स्थित है। डूरंड सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। और जीरो लाइन जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। इनको भी याद रखेंगे। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो याद रखेंगे, श्रीलंका के बाद भारत का जो दूसरा समुद्री पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे मालदीव में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे, मालदीव नहीं, इंडोनेशिया जो है वो भारत का दूसरा समुद्री पड़ोसी देश है। इंडोनेशिया विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। तो इंडोनेशिया के बहुत सारे जो द्वीप हैं वो बिल्कुल अंडमान निकोबार के पास में स्थित है। इसलिए श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, ना कि मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार, भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार जो है वो कितना है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा का जो विस्तार है वो है आपका 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार 12 नॉटिकल मील तक है। और एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर लगभग होते हैं, लगभग 1.8 किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल मील में। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी नदी बहती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इरावदी। भारत और म्यांमार के बीच में इरावदी नदी बहती है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत के 10.7% भाग पर जो है पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है? भारत का कितना प्रतिशत भाग है जिसमें पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18.6%। भारत के 18.6% भाग पर पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है? भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27.7% भाग पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 43%। भारत के 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा। भारत के मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा के द्वारा होता है? ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो भारत का मानक समय है यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो डिसाइड होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से, वही रेखा जो इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? सही आंसर है 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत की टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है, कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2933 किलोमीटर। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई पूछा गया है, यानी कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का जो आपकी डिस्टेंस है
उसको पूछा गया है। तो ये है 2933 किलोमीटर। हिंद महासागर भारत की किस दिशा में स्थित है? तो मैप पे मैंने आपको बताया था कि भारत के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बचपन में एमबीए का जो ट्रिक बताई उससे याद कर लो। भारत की सबसे कम सीमा लगती है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इनको। तो आज का जो ये सेशन था इसमें हम लोगों ने भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पे डिस्कस किए हैं। आने वाले सेशन में हम लोग कोई एक और टॉपिक लेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ज्योग्राफी के बाद आप पहले क्या पढ़ना चाहेंगे, हिस्ट्री या पॉलिटी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसी तरीके से हम लोग ये क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।